तो शुरू करते हैं संविधान सभा के बारे में और संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम सबको पता है कि राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। और राज्य को शासन चलाने के लिए, देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपना संविधान बनाया गया। क्योंकि पहले जो अंग्रेज शासन कर रहे थे तो वो अपने तरीके से कर रहे थे, वो अपना कानून बनाते थे ना, तो उसको बोलते थे ब्रिटिश एक्ट, यानी कि ब्रिटिश शासन अधिनियम, ठीक ना। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट और देखते हैं, तो इस तरह से बहुत था। जैसे भारत शासन अधिनियम हो गया 1935 का। लेकिन जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करके चला गया तो हमें अपने देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी, ठीक ना। तो इसके लिए हमने संविधान का निर्माण किया, जिसको बनाने में आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। तो ये जो लगभग 3 साल का समय लगा है, ये ऐसे ही नहीं बन गया। इसके पीछे बहुत लोगों ने संघर्ष किया है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। आप उसको संविधान के जनक के रूप में जानते हैं, संविधान का निर्माता जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सदस्य थे, और वो सभी सदस्य को मिला करके हम लोग संविधान सभा कहते हैं, जिसमें कि आप देखते हैं कुल सदस्य की अगर बात करें तो कुल सदस्यों में 389 यानी 389 मेंबर्स थे। जब इसका आगे चल के मुस्लिम लीग पार्टी जब संविधान सभा से निकल के बाहर गया तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या हो गई 299 संविधान सभा की। और फिर आगे चल के लास्ट में जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस पर जब हस्ताक्षर करने की बारी आई तो उस टाइम पे कुल सदस्य जो बचे थे वो बचे थे 284। इसमें 15 सदस्य जो है वो निधन हो गए, ठीक ना। तो इसलिए आप 299 से 15 जब मृत्यु हो गया तो देखिए 284 बचेगा, ठीक है। अब टोटल सदस्य में भी अगर देखें, संविधान सभा के कुल सदस्यों में अगर महिला सदस्य की बात करें तो वो फीमेल थी 15 सदस्य, 15 सदस्य महिला थी संविधान सभा में। इसको भी ध्यान रखिएगा। एक बात यहाँ से ये समझिए कि संविधान सभा का जो गठन है वो जो है आपको जुलाई 1946 ईस्वी में, ठीक है, जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना जो कि आपको पता है, प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने सिफारिश किया था कि हम भारत में शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो संविधान बनाएगी उसके चुनाव हेतु एक प्रस्ताव भेजेंगे। तो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर और जो है 3 सदस्यों वाली एक जो है मिशन भेजा था भारत में, जिसमें कि आप देखते हैं कि उसका नाम रखा गया था कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में गठित हुआ और भारत आया। भारत में संविधान का निर्माण किस प्रकार से होगा इसका सुझाव दिया, और इसी तर्ज पे भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का प्रमुख कार्य था कि आप देश के लिए संविधान को बनाइए, ठीक ना। तो जिसमें कि सब लोगों ने मिल करके लगभग 3 साल में संविधान का निर्माण किया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। तो इसके लिए बार-बार बैठक हुआ और उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। फिर दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्रात्मक शासन वाले देश हैं, जहाँ पहले संविधान बन चुका है, उन देशों में गया, वहाँ के संविधान को स्टडी किया गया। फिर जो चीज़ें अच्छी लगी वहाँ की व्यवस्था, उसको अपने संविधान में जो है शामिल किया गया है, ठीक ना। तो देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक कितनी हुई और क्या क्या चीज़ इसमें हुआ है। तो देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई है, पहली बैठक, वो हुई है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक ना। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, जो कि मात्र 2 दिन तक रहे थे। फिर देखिए 9 दिसंबर से फिर 2 दिन के बाद हो गया 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, ठीक ना। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक में परमानेंट जो मेंबर थे, अध्यक्ष, परमानेंट जो अध्यक्ष थे वो चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक ना। ये लास्ट तक रहे, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा केवल 2 दिनों के लिए, 2 दिन का मेहमान।
उसके बाद आ गया कौन, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थायी थे, परमानेंट लास्ट तक रहे, सारा कुछ किए। संविधान का जो अंतिम बैठक था, बहुत सारे बैठक हुआ इसमें, तो जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है केवल हमको उतना ही पढ़ना है। प्रथम बैठक कब हुआ, दूसरी बैठक कब हुआ और अंतिम बैठक कब हुआ था। तो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे 2 दिन पहले, हाँ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान, तो 2 दिन पहले आएंगे तो 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ, अंतिम बैठक हुआ था, और अंतिम बैठक में सारा कुछ डिसाइड किया गया कि क्या सब इसमें संशोधन किया जाए, कौन सी चीज़ को शामिल किया जाए, कौन सब चीज़ को छोड़ा जाए, पूरी तरह से इसमें निर्णय ले लिया गया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद लागू कर दिया गया। तो अंतिम बैठक में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गान, जो अपना देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन है, और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये दोनों चीज़ को अपनाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी में इसको अपना लिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, संविधान बन करके तैयार हुआ था आपको 26 नवंबर और 1949 ईस्वी में। अगर आप 46 से लेके 49 तक देखिएगा, 46 से अगर आप 49 देखते हैं तो लगभग 3 साल हो जाता है, ठीक ना। दिसंबर है यहाँ पे और यहाँ पे नवंबर है, तो लगभग 3 साल में बन के तैयार हो गया। और जिस दिन तैयार हुआ था उस दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं अंगीकृत करना, ठीक ना। अंगीकृत किया गया या इसको आंशिक रूप से लागू किया गया, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, पूर्णतः आंशिक रूप से लागू हुआ है, ठीक है। तो संविधान दिवस इस दिन मनाते हैं, जिस दिन संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इस डेट को हम लोग याद करते हैं संविधान दिवस के रूप में, ठीक है। आगे देखिए, नहीं होगा, ऊपर कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब देखिए, संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हम लोग मनाते हैं क्या चीज, गणतंत्र दिवस, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, क्योंकि बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बन के कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इस दिन बन के तैयार हुआ, इस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। और देखिए आप, इसके 2 महीना के बाद 26 नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, डेट 26 ही है, केवल ये नवंबर से हो गया जनवरी, 2 महीना के बाद। और जैसे 49 था तो साल जैसे चेंज हुआ इसमें तो 50 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेम डेट है और 2 महीना आगे है, ठीक ना। तो बन के तैयार हुआ था तो ये संविधान दिवस, ठीक ना। और इस दिन कुछ आर्टिकल को लागू किया गया था, आंशिक रूप से लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरी तरह से लागू कर दिया गया, पूर्णतः लागू हुआ, ठीक ना। क्यों लागू हुआ, इसके पीछे कारण है कि हम लोग 26 जनवरी का डेट ही क्यों चुने थे, 25 जनवरी भी चुन सकते थे, 30 जनवरी भी चुन सकते थे, है ना। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो आगे बात करते हैं। तो इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सबको पता है, झंडा फहराते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसको याद करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों इस दिन लागू हुआ, उसके पीछे का कारण ये है कि देखिए, जब आपको पता है कि कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, ठीक ना, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्षता किए थे लाहौर अधिवेशन का, उसमें ये बात कही गई थी कि हम लोग पूर्ण स्वराज चाहते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र चाहते हैं अंग्रेज से। ये छोटी मोटी जो हम लोगों को अधिकार दे रहा है बारी बारी से आंदोलन करने के बाद, तो ये सब नहीं चाहिए, हमको पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे 1929 में डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी जो आने वाले हैं 1930 में, उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और झंडा फहराएंगे, राष्ट्रीय झंडा। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार झंडा फहरा करके और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।
तो ये स्वतंत्रता दिवस हर एक साल मनाते आ रहा था, लेकिन आगे चल के जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो फिर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। तो अब देखिए, पहले से स्वतंत्रता दिवस मना रहा था 26 जनवरी को, अब बनाया जाने लगा 1947 में 15 अगस्त को, तो फिर अलग अलग डेट में स्वतंत्रता दिवस तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया कि ओरिजिनल वाला जो स्वतंत्रता दिवस है वो तो 15 अगस्त का है, तो फिर इस डेट में जो है संविधान को लागू कर दिया गया, ताकि जो है आगे चल के इसको मेमोराइज किया जाएगा गणतंत्र दिवस के रूप में। तो ये स्वतंत्रता दिवस वाला गणतंत्र दिवस हो गया, और अभी जो है 15 अगस्त वाला स्वतंत्रता दिवस रह गया। तो यहाँ पे ये रीजन है, ठीक ना, इसीलिए 26 जनवरी का डेट चुना गया, 2 महीना रुक के, और उसी डेट में संविधान को लागू किया गया। आगे देखिए, संविधान सभा में जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता और के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। उसमें जो बहस हुआ था, वाचन हुआ था, उसके बारे में देखिए। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का प्रथम वाचन, यहाँ पे प्रथम बैठक नहीं है, यहाँ पे है प्रथम वाचन, बहस, ठीक ना। तो ये जो हुआ था आपको 4 से लेके 9 नवंबर के बीच, ठीक ना, 1948 ईस्वी में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनी मंजूरी प्रदान की, यानी कि मुहर लगाया, ठीक ना। ये भी एक डेट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है, जो कि संविधान सभा से रिलेटेड है। आगे देखिए, संविधान सभा में जो है सर्वाधिक सदस्य किस क्षेत्र से थे, किस प्रांत से थे, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो इसमें आप देखिए कि संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से था। संयुक्त प्रांत मतलब जो मध्य प्रांत था, जो मध्य प्रदेश का अभी एरिया है ना, इसके जो आसपास के अगल बगल के क्षेत्र हैं, इसी को संयुक्त प्रांत बोलते हैं, ठीक ना। तो वहां से सबसे ज्यादा सदस्य लिया गया था संविधान सभा में, तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है। फिर आगे देखिए, संविधान सभा में एक प्रारूप समिति थी, ठीक ना। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि संविधान का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्या सब चीज इसमें रहना चाहिए, क्या सब इसमें से हटना चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर कितना रहना चाहिए, कितने भागों में होना चाहिए, कितने अनुसूची में होना चाहिए, ये सब जो प्रारूप तैयार किया गया था, इसका हेड था, अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि किस तरह का हमारा संविधान होगा। उसको इसलिए चुना गया था क्योंकि वो कानून के मामले में सबसे जानकार व्यक्ति थे, वो लॉ से PhD किए हुए व्यक्ति थे, काफी ज्यादा जानकार व्यक्ति थे, इसीलिए उनको चुना गया था, ठीक है। तो देखिए, प्रारूप समिति का अगर गठन देखें तो प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को, ये भी ध्यान रखना है, ठीक ना। और इसको जो है देखिए आगे आप, इसमें कुल सदस्य 7 थे, कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। आगे देखते हैं, आगे देखिए, भारतीय संविधान को जो लिखने का काम किया गया था, आपको पता है कि मूल संविधान यानी ओरिजिनल संविधान जो है उसको हाथ से लिखा गया, हैंड रिटेन है, ठीक ना, जिसको पहले अंग्रेजी में लिखा गया, फिर उसका हिंदी में अनुवाद किया गया, और अभी जो वो संविधान है उसको हीलियम के बॉक्स में भारत के जो संसद भवन है, जो कि जिसमें राष्ट्रपति भवन हम लोग बोलते हैं, वहां पे उसको हीलियम के बॉक्स में रख दिया गया है, ताकि वो आगे उसका पेज खराब न हो, ठीक ना। तो ओरिजिनल संविधान जो लिखा गया था हैंड रिटेन, उसको लिखने का काम किसने किया था, ये पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्रमुख सुलेखक भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे, ये अगर पूछे ना तो इस व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हालांकि ये छोटे मोटे वनडे एग्जाम में नहीं पूछता है, अगर आप डीपली एग्जाम दीजिएगा जैसे BPSC और का, तो इसमें पूछ सकता है, संभावना रहती है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है, जैसे अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, तो उसी तरह से उपाध्यक्ष भी होगा, उसी तरह से सचिव भी होगा, महासचिव भी होगा, ठीक है ना। तो उपाध्यक्ष अगर पूछे आपसे कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो 2 व्यक्ति थे, दोनों का नाम याद रखना है, डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आइए, इससे जुड़ा हुआ कुछ और महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग देखते आगे, कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। प्रस्तावना यानी उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा है, यानी कि देखिए, और भीमराव अंबेडकर जो है, जो कि एक व्यक्ति है, ये संविधान सभा में बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, तो बहुत सारे व्यक्ति यानी संविधान सभा के सभी लोग मिल करके सम्मिलित रूप से प्रस्तावना को बोले हैं संविधान की कुंजी,
जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पेशल एक व्यक्ति है, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। दोनों बात बहुत गहराई वाली है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। संविधान सभा यानी सब लोग मिलके सम्मिलित रूप से प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये जो है प्रस्तावना, इसको बोला गया है कि संविधान की ये कुंजी है। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा संविधान को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अगर आप केवल प्रस्तावना को भी पढ़ लेते हैं ना, तो इसमें संविधान के जो अंदर की मेन बातें हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता वाली बात ना, समानता वाली बात, ये सारे चीज आपको आ जाते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत। तो लगभग में आप संविधान को जान पाइएगा अगर आप प्रस्तावना का भी अर्थ समझ लेते हैं। इसलिए इसको संविधान की कुंजी का, कुंजी मतलब चाबी, यहीं से संविधान खुलता है, ठीक ना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अब ये क्या है, अनुच्छेद 32 में ऐसा क्या बात है जो इसको आत्मा कह दिया? आत्मा मतलब हृदय, हार्ट। तो देखिए इसमें है क्या चीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपको पता होगा ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में है, 31 को छोड़ के, ठीक ना। तो अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत है और उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 नंबर का मौलिक अधिकार यही है, जिसमें कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, यानी अगर हमारा मौलिक अधिकार हमसे कोई छीनता है, चाहे वो कोई प्रशासन का व्यक्ति हो या कोई अदर व्यक्ति हो, तो हम हमारे मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए किसके पास जाएंगे, किसको बोलेंगे कि हमारा मौलिक अधिकार हमको वापस दिलाइए? तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को गारंटी दिया गया है और उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को बोला गया है अनुच्छेद, हाई कोर्ट को बोला गया है अनुच्छेद 226 के तहत कि मौलिक अधिकार की आप सुरक्षा कीजिए, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय को बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, कि जब हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीना जाएगा तो उसकी गारंटी लेता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कि आपका मौलिक अधिकार का संरक्षण करेगा। इसीलिए अनुच्छेद 32 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार वही जो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। अगर ये सब चीज हमसे कोई रोकता है, ये सब चीज कोई हमको छीनता है, स्वतंत्रता हमारी छीनी जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है, हमें हमारा अधिकार नहीं देता है, तो फिर हम कहाँ कंप्लेन करेंगे? तो सीधा सीधी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में जाना है तो अनुच्छेद 226 के तहत जाएंगे। इसलिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये क्या है, संविधान की आत्मा है, ये हृदय है। अगर मौलिक अधिकार नहीं है संविधान में तो कुछ भी नहीं है। आप जो भी स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ ठप हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि बिचौलिया व्यक्ति वोट डालेंगे। बिचौलिया मतलब हम जिसको चुने हैं ना, वो अगले आदमी को चुनेगा, अगला प्रतिनिधि को। जैसे मान के चलिए हम अगर मुखिया को चुने तो मुखिया जाके आगे चुना है विधान परिषद के सदस्य को, है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट वोट नहीं डालता है, तो उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जिसमें डायरेक्ट जनता वोट डालेगी उसको कहेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे लोकसभा का अगर आप इलेक्शन देखें तो डायरेक्ट जनता वोट डालती है, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। फिर राज्यसभा का अगर देखें तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो उसी तरह से संविधान सभा का भी जो इलेक्शन करवाया गया था, चुनाव, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के तहत हुआ था। जनता डायरेक्ट वोट नहीं डाला था, हर एक क्षेत्र से कुछ जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना गया था, फिर वो वोट डाला गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, उसमें कितना था प्रतिनिधि का, तो वो था कि 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को चुना गया था। तो आप ध्यान रखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता, जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जनक या निर्माता, जनक मतलब पिता, पिता निर्माता मतलब बनाने वाले, कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तो इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, कुछ आर्टिकल्स उसमें ऐड किए गए, ठीक ना। तो जो हमारा मूल संविधान था, ओरिजिनल संविधान था, उसी को नवनिर्मित संविधान भी कहा गया, क्योंकि नया नया अभी बना है, इसीलिए नवनिर्मित, है ना। तो नवनिर्मित संविधान कहिए या मूल संविधान कहिए, यानी ओरिजिनल संविधान में
22 भाग थे, 8 अनुसूची थे और 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स, ठीक ना। लेकिन वर्तमान समय में भाग तो ऐसे का ऐसे है, केवल ये अनुसूची जो थी 8 वो बढ़ के 12 हो गई, 4 प्लस हो गया, ठीक है। और अनुच्छेद तो 395 वैसे ही है, लेकिन उसमें जैसे ABCD करके जोड़ा गया, अनुच्छेद A का ABCD ऐसे करके ना, तो उसमें गिनती में अगर आप देखिए तो 450 से ऊपर हो जाता है, 400 प्लस गिनती में हो जाता है, ठीक ना। लेकिन ओरिजिनली में अभी भी कितना है, 395 ही है, केवल एक ये बढ़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। और है तो ये हमारा संविधान निर्माण चैप्टर का पार्ट 1 था, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा आपको। फिलहाल आज ये पहला वीडियो था तो इसलिए हमने थोड़ा कम ही रखा, ज़्यादा समय नहीं लिया। आप इसको देखिए, समझिए, अगर नहीं समझ आया दोबारा देखिए, और कैसा लगा इसका फीडबैक हमको आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम आगे भी इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। थोड़ा सा अभी नए तरीके से स्टार्टिंग हुआ तो इसलिए कुछ दिक्कत हो सकती है, हम समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको आश्वासन देते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हम ऑनलाइन में काम करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों से भी, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उसको शेयर कीजिए। पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में और बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे, इस बात की गारंटी है। खास करके हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और रीजनिंग का भी धीरे धीरे हम करेंगे। अभी स्टार्टिंग है इसलिए उतना नहीं कर पाएंगे। आपको सप्ताह में एक न एक वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो थैंक यू आप सबों का देखने के लिए, धन्यवाद। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इससे जुड़ा हुआ संविधान के प्रमुख स्रोत, ठीक ना, कि किस देश से जो है क्या क्या चीज लिया गया अपने भारतीय संविधान में। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटेन के संविधान से, हालांकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वहां पर भी संविधान बनाया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से जो है भारतीय संविधान में क्या सब चीज लिया गया है उसको आप देख लीजिए एक बार। संसदीय प्रणाली, यानी कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग मिला के संसद कहते हैं, ये जो संसदीय प्रणाली है, ये वाला सिस्टम आपको ब्रिटेन से लिया गया, ठीक ना। और उसी में देखिए संसद में ही जो है प्रधानमंत्री भी होते हैं, जो कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो वो भी प्रधानमंत्री का भी पद जो है आपको लिया गया है कहाँ से, तो ये लिया गया है आपको ब्रिटेन से, ठीक है। और देखिए द्विसदनीय शासन, द्विसदनीय मतलब एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक ना। तो संसद के अंतर्गत ही आता है, तो द्विसदनीय शासन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, और उसी संसद में ही राष्ट्रपति भी आता है, यानी लोकसभा राज्यसभा हो गया आपको दो सदन, और राष्ट्रपति भी हो गया उस सदन का अंग। तो राष्ट्रपति भी वहीं से, ब्रिटेन से ही, ठीक है। राष्ट्रपति का पद भी है, और राष्ट्रपति का जितना भी स्पेशल पावर है, विशेषाधिकार है, जैसे वीटो शक्ति, ठीक ना, ये सारा कुछ राष्ट्रपति का विशेषाधिकार जो है, जैसे आपातकालीन शक्ति है ना, ये सब कुछ लिया गया है कहाँ से, तो ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। फिर राष्ट्रपति का कुछ औपचारिक शक्ति भी है, वो भी कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। अपना देश में जो मंत्रिमंडल होता है, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं शामिल, जैसे रेल मंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, है ना, तो ये सब जो मिला करके जो कैबिनेट मंत्री होता है, जिसको हम लोग मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक ना, और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ये सिस्टम भी लिया गया है कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। यानी कि संसद हो गया, संसद का 2 सदन हो गया, और उसमें राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति का सारा पावर हो गया, ठीक ना, राष्ट्रपति का औपचारिक शक्ति हो गया, प्रधानमंत्री का पद हो गया, और प्रधानमंत्री के अंदर उसके नीचे जो स्तर का होता है मंत्री सब, जिसको हम लोग मंत्रिमंडल कहते हैं, और इसी मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ये सब आया है कहाँ से, ब्रिटेन से आया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब ये सारा सिस्टम हो गया, तो अब संसद में कानून बनेगा, ठीक ना। तो कानून जो बना, तो उसमें एक कानून समझ लीजिए कि नागरिकता वाला बन गया, कि भारत में एकल नागरिकता होगा, ठीक ना। तो एकल नागरिकता, एक हरी नागरिकता, वो भी कहाँ से आया है, ये भी आया है ब्रिटेन से, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब जब कानून बना, कानून मतलब विधि, तो विधि को बनाने के लिए संसद जो है प्रोसेस किया, यानी लोकसभा से राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर किया, तब जाके कानून बना, विधि का निर्माण हुआ। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी लोकसभा राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये विधि निर्माण की प्रक्रिया कहलाता है।
ये सिस्टम भी आया है कहाँ से, तो ब्रिटेन से आया है। तो कुल मिला के आप देखिए ब्रिटेन से इतना सारा चीज लिया गया है। फिर इसी प्रकार से अमेरिका के संविधान से, अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से लिया गया है प्रस्तावना। आप ध्यान रखिएगा, एक आता है प्रस्तावना की भाषा, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे है प्रस्तावना। जो हमारा देश का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, ठीक ना, ये प्रस्तावना लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। और देखिए फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं, ये मौलिक अधिकार वही जो 6 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता समानता का अधिकार, ठीक ना, ये सारा जो है लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। फिर देखिए कार्यपालिका के अंतर्गत आता है न्याय, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होता है। तो न्यायपालिका वाला जो सिस्टम है, न्यायपालिका का यानी कोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला, हाई कोर्ट वाला, तो न्यायपालिका यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, यानी कार्यपालिका अपना अलग काम करेंगे और न्यायपालिका अपना अलग काम करेंगे, ठीक ना। आर्टिकल 50 जब आप पढ़िएगा, अनुच्छेद 50, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, दोनों के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाली जो स्वतंत्र न्यायपालिका, जो स्पेशल पावर है न्यायपालिका को, वो कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। फिर आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन, यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा भारत में, ठीक है, ये भी जो है कहाँ से आया है, तो अमेरिका से आया है। फिर देखिए न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो जुडिशियल रिव्यू का पावर मिला है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन। अगर संसद ने कोई कानून बनाया, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पारित किया, ठीक है, तो लास्ट पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, कि वो उस कानून को रिव्यू में लेता है कि कहीं अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या फिर मूल ढांचा का उल्लंघन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो है आपको कहिए तो मूल अधिकार का ढांचा, इसका सिद्धांत है, जो कि केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य विवाद में आया था, 1973 का है, ठीक ना केस। तो उसमें जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज होगा उसका व्याख्या किया गया था, ठीक ना। तो उसमें दिया गया था ये चीज कि न्यायालय के पास जो है ना जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होगा, यानी सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको जुडिशियल रिव्यू में लेगा, उसको रीचेक करेगा कि क्या ये मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है या कोई अन्य अधिकार का, नागरिक के अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। अगर इस तरह का कोई कानून हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको खारिज कर देती है, उसको एक्ट बनने नहीं देता है। ये पावर स्पेशल है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी जो कानून बना है उसको न्यायालय रिव्यू में लेगा, जांच करेगा उस पर, ठीक ना। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आता है, यानी मूल ढांचा का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो वो विधि बन सकता है। अगर उसके अंतर्गत आता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि एक जो है भारत सरकार ने बनाया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक ना, जो आपको 99वां संविधान संशोधन था, ठीक ना, उसको क्या किया सर्वोच्च न्यायालय ने इसी अधिकार के तहत रिजेक्ट कर दिया था, न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार के तहत कैंसिल कर दिया था, मोदी जी की सरकार ने बनाया था। तो न्यायिक पुनरावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यानी सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को वो दोबारा जांच कर सकती है, और अगर वो सही नहीं लगा तो उसको रिजेक्ट कर देगी। फिर देखिए राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है, आपको पता है कि राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है, वही महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है, ठीक ना, आर्टिकल 61 में है, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय पे न्यायाधीश पे महाभियोग। तो महाभियोग जो होता है ना, उसको लगा करके हम राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। वो अलग एक टॉपिक है कि कैसे लगता है, जब वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, पद को संवैधानिक तरीका से नहीं चलाते हैं या अपने पद को चलाने में असमर्थ होते हैं, तो इस कंडीशन में सदन के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, फिर उस पर डिबेट होती है और उसको पारित किया जाता है, फिर जाके वो पद से हटते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो ये वाला जो महाभियोग वाला प्रक्रिया है ना, ये लिया गया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। फिर आगे देखिए वित्तीय आपातकाल। आपको पता है कि भारत देश में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है, ठीक है,
उसके बाद है राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में है। फिर उसके बाद है एक वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, तो तीनों आपातकाल लागू करने का शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ठीक ना, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 है, जो 360 में है ना वित्तीय आपातकाल, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो है व्यवस्था लिया गया है कहाँ से, वित्तीय आपातकाल का, ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, फिर देखिए आगे उपराष्ट्रपति का पद, कि भारत देश में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी सिस्टम लिया गया है अमेरिका से। ठीक, इसी प्रकार से देखिए विधि का शासन, समान संरक्षण, यानी कि इसका विधि मतलब कानून, एक्ट। अगर कोई कानून बना है तो वो भारत देश में रहने वाले सभी नागरिक के लिए एक समान होगा, बराबर होगा, उसको सबको एक समान संरक्षण मिलेगा। जो आप आर्टिकल 14 पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार वाला, ठीक है, कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 में ही कहा गया कि कानून के नज़र में प्रत्येक नागरिक एक समान होगा। ठीक ना, ये भी लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप आगे आते हैं तो कनाडा देश है, कनाडा से लिया गया है क्या सब चीज़ भारतीय संविधान में, तो संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। केंद्र मतलब केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, राज्य मतलब जो स्टेट का गवर्नमेंट होता है। ठीक ना, इसके बीच कुछ कुछ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना, कि कुछ पावर केंद्र के पास होगा, कुछ पावर क्या होगा, राज्य सरकार के पास होगा। तो उसका बंटवारा किया गया है 3 सूची बना के, जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं, संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं। ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला लिया गया है कहाँ से, तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, इसमें है केंद्र द्वारा, केंद्र मतलब जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक ना, तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक ना, उसको पावर है, उसको अधिकार दिया गया है। ये सिस्टम भी लिया गया है कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। फिर देखिए अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची का मतलब हुआ आपको जो अभी बोले कि एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। ठीक ना, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का यानी केंद्र सरकार का है। इसी प्रकार से राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। लेकिन एक होता है समवर्ती सूची, जिस पर अधिकार होता है दोनों का, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। लेकिन जब दोनों आपस में टकरा जाए तो उस मामले में केंद्र सरकार को वो अधिकार विशेष मिलता है, राज्य सरकार पीछे हट जाती है। ठीक ना, लेकिन इसके अलावे भी एक जो बच जाता है ना, इसमें जितना भी विषय लिखा हुआ है, इसके अलावे अगर कुछ बच गया है तो उस टॉपिक पे कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को होता है। और वो जो बचा कुचा बच गया ना, उसको कहते हैं अवशिष्ट, यानी कि एकदम बेकार। ठीक है, अवशिष्ट सूची। तो जो बचा हुआ हो गया, तीनों सूची के अलावे जो बच गया उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची, और इस पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अवशिष्ट सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो ये संसद को है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, तो अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया। इसके अलावा एक हो गया जीएसटी। जीएसटी वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में लगा है। तो ये जीएसटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी लिया गया है कनाडा से। ठीक है, आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, इसके बाद हो गया आपको ठीक है, इसके बाद देखिए आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डीपीएसपी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो आपको पता है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है। ठीक ना, कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए अपनी जनता के लिए। ठीक है, तो ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ये भी आया है कहाँ से, तो ये आया है आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, यानी आपको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति से होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता डायरेक्ट वोट नहीं जाती है। ठीक है, उसमें लोकसभा के सभी सदस्य, ठीक ना, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग मतदान करते हैं। उसका एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। ठीक ना, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो प्रक्रिया है, ये भी लिया गया है कहाँ से, ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, फिर आगे देखिए राष्ट्रपति द्वारा, ठीक ना, राज्यसभा में
जो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य को? तो 12 सदस्य को। आपको पता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है और 4 क्षेत्र से किया जाता है। कितने क्षेत्र से? तो 4 क्षेत्र से। वो 4 क्षेत्र कौन कौन है? तो वो आप देखिएगा, वो 4 क्षेत्र है साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान। यानी ये ट्रिक हो गया, SKS भी। साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से और विज्ञान के क्षेत्र से। ये 4 क्षेत्र से राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो ये वाला सिस्टम, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाना राज्यसभा में, ये भी आया है कहाँ से? तो ये आया है आयरलैंड के संविधान से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। और जब आपातकाल लगता है तो आपको पता है कि सारा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। संसद के पास ये पावर है, ठीक ना, कि आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाएगा। लेकिन 2 ऐसे अधिकार है जिसको छोड़ करके, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है ना, इसको छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो आर्टिकल 20-21 ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ करके बाकी सभी निलंबित हो जाता है। ये वाला सिस्टम भी लिया गया कहाँ से? जर्मनी से लिया गया। तो जर्मनी में 2 बात केवल ध्यान रखना है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, ठीक ना। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, समवर्ती सूची, जो अभी आपको बताए 3 सूची होता है, उसमें से जो समवर्ती सूची है, जिस पर दोनों को अधिकार है कानून बनाने का, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, ये जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद देखिए, प्रस्तावना की भाषा, वहां पे प्रस्तावना था, यहाँ पे क्या है? प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। जबकि आप देखिए यहाँ पे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से, ठीक है। ऐसे देखिए, फिर देखिए संयुक्त अधिवेशन, जो ज्वाइंट सेशन होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठक करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 108, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद जो 108 है, इसमें लिखा हुआ है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद उत्पन्न होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। ये वैसे संयुक्त अधिवेशन एक चैप्टर है, इसको आगे हम पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, संयुक्त अधिवेशन जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच जो संबंध होगा, ठीक ना, ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर आगे देखिए, फ्रांस है, फ्रांस के संविधान से देखिए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है, ठीक है, कि यानी कि गणतंत्र होगा। फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी जो भाईचारा बनाए रखेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, ठीक ना। ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी में, तो उसमें जो है ना, ये नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति खास करके फ्रांस के संविधान में लिया गया। पहले ये नारा फ्रांसीसी क्रांति से आया। फ्रांस ने संविधान का निर्माण किया, तो वो अपने संविधान में लिखा। फिर जब हम लोग अपना संविधान बनाए तो फ्रांस के संविधान से इस कॉन्सेप्ट को ले लिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको रूस के संविधान से देखिए मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं कि नागरिक का जो देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। जो आप जानते हैं कि अभी 11 को मौलिक कर्तव्य है हमारा, जिसमें कि पहला जो है, आपको संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए, राष्ट्रीय झंडे का जो है सम्मान करना चाहिए, ये पहला कर्तव्य है। इसी तरह से 11 कर्तव्य है, ठीक ना। पर्यावरण का संरक्षण कीजिए ना, जो है इस तरह से जो 11 मौलिक कर्तव्य के कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, ये भी लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया है रूस के संविधान से, ठीक है। और ये आर्थिक नियोजन, जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, आपको पता है कि 12 पंचवर्षीय योजना आया था, इकोनॉमिक्स में आप पढ़िएगा, ठीक ना, पंचवर्षीय योजना। तो ये पंचवर्षीय 5-5 साल के लिए जो आता था, रोलिंग प्लांट और ये सब, ठीक ना। तो ये पंचवर्षीय योजना वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, जो आप पढ़ते हैं वही हेरा-डोमर मॉडल पे या पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। पहला वाला पंचवर्षीय योजना में जो आप देखते हैं कृषि को महत्व दिया गया, दूसरा वाला में उद्योग को दिया गया, तीसरा वाला में दोनों को दिया गया था। ऐसे करके 12 को जो पढ़ते हैं, ये पंचवर्षीय योजना यानी आर्थिक नियोजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये लिया गया था कहाँ से? रूस के संविधान से, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका,
दक्षिण अफ्रीका से हो गया संविधान संशोधन, यानी हमारे देश में जो संविधान जो संशोधन होता है जिसको आर्टिकल 368 में देखते हैं, आर्टिकल जो है 368 संविधान संशोधन है, ठीक ना। और ये संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से आया है, ठीक ना। आप इसको याद ऐसे रखिएगा कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया गया था, है ना, रंगभेद विरोधी आंदोलन चलाया था उसके बाद। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए ना, तो अपना देश के संविधान में संशोधन कर दिया। ये एक ट्रिक हो गया, लॉजिक हो गया, ठीक है। तो संविधान संशोधन कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से, जहाँ पे गांधी जी को फेंका गया था ट्रेन से, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद राज्यसभा का जो निर्वाचन का प्रक्रिया होगा, ठीक ना, वो देखिए राज्यसभा में इलेक्शन जो होता है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी उसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है। उसमें जो है ना जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, यानी बिचौलिया व्यक्ति, वो लोग उसको मतदान करते हैं, जैसे विधानसभा के लोग, ठीक है। तो राज्यसभा में जो निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये भी लिया गया है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फिर इसके बाद लास्ट एक है जापान। हालांकि जापान वाले उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए जापान के संविधान से जो है कानून की निर्धारित प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज, इसके अलावे, ठीक है, ये सारा हो गया संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी भारतीय संविधान में किस किस देश से क्या क्या चीज लिया गया है। उसमें एक चीज और आप ध्यान रखिए कि जो है एक था भारत शासन अधिनियम, ठीक है, एक था आपको भारत शासन अधिनियम 1935 का था, जो ब्रिटिश एक्ट था, ठीक ना। यहां से भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिया गया है, लगभग 60% से अधिक चीज जो है ना भारतीय संविधान का यहीं से आया है, ठीक है। लगभग जो है 60% से अधिक भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेज बनाया था भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश भारत में। देखिए 1935 की बात है, ये अंग्रेज ने भारतीय लोगों के लिए कानून बनाया था, उसी का नाम दिया गया था भारत शासन अधिनियम। ये भारत में किस प्रकार से शासन किया जाएगा, ब्रिटिश रूल किस प्रकार से काम करेगी, ठीक ना। तो इसके लिए जो एक्ट बनाया था, जब अपना देश का संविधान निर्माण होने लगा तो यहाँ से बहुत सारी चीजों को अपने संविधान में ले लिया गया है, लगभग 60% से अधिक। कितना? तो 60% से अधिक, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। आगे आते हैं, अब देखिए इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख बिंदु है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, जो कि इसमें देखते हैं क्या क्या चीज कहां से हुआ है। तो देखिए एक्स्ट्रा बात है ये सब चीज कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका, ठीक है, प्रस्तावना यानी उद्देशिका संविधान का एक प्रमुख अंग है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप संविधान समझिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। संविधान का एक प्रमुख अंग है, ठीक ना। तो प्रस्तावना यानी उद्देशिका संविधान का, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, प्रस्तावना यानी उद्देशिका, ठीक है, संविधान का एक प्रमुख अंग है। और इसमें जो है ना पहली बार 1976 ईस्वी में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 3 गो नए शब्द जोड़ा गया। अभी तक में प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है, और वो यही है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द को जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता वाली बात, ठीक है। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप भीविया लगा के याद रखिएगा कि प्रस्तावना में वो 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था, और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अपना देश में जो प्रमुख राजनेता लोग थे, जो उस टाइम के नेता सब थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया था, तो कुछ स्टेटमेंट दिया था, कुछ अपना विचार रखा था कि संविधान किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक ना। तो उसको एक बार हम लोग देखते हैं कि कौन क्या बोले थे, किस प्रकार का होना चाहिए। सब अपना अपना आइडियोलॉजी दिया था कि देखिए कोई बोला ऐसे होना चाहिए, कोई बोला वैसे होना चाहिए, है ना। तो कौन क्या बोला था, ये स्टेटमेंट उसका आजकल एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो प्रमुख राजनेताओं के विचार, कौन किसका क्या विचार था। तो देखिए, संविधान के बारे में बोला था सब लोग बेसिकली। तो भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान यानी भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के इच्छा अनुसार हो। ये कथन, ये स्टेटमेंट या ये विचार किसका है, ऐसा पूछता है। तो ये विचार था महात्मा गांधी का ना, बापू जी का, महात्मा गांधी जी का था, जो 1922 ईस्वी में बोले थे, ठीक है। फिर देखिए, संविधान निर्माण हेतु गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए, या गोलमेज सम्मेलन का सुझाव किसने दिया था, ऐसा बोलेगा। तो किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, ठीक है, 1922 में, ये भी दोनों 1922 में बोले थे, ठीक है। यानी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो, ऐसा बोले थे मोतीलाल नेहरू, और भारतीयों के इच्छा अनुसार हो, ऐसा बोले थे कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। आगे देखिए, संविधान का निर्माण एक वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। कैसा हो, तो वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार आपको पता है कि 18 साल प्लस वाले लोग जो वोट डालने का अधिकार है ना, उसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार, ठीक है, जिसका एज 18 साल से अधिक हो गया है। अभी हमारे देश में इलेक्शन में भाग लेने का उम्र वही है, वयस्क मताधिकार उसी को बोलते हैं। 18 साल पे वोटर आईडी कार्ड बनता है, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी वयस्क लोग जो है वो वोट डालेंगे और चुनेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हो, ये डिसाइड करेंगे युवा लोग, ठीक ना। तो ये बात विचार रखे थे कौन, तो ये रखे थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। शॉर्टकट में लिखे हैं, जे से जवाहर, एल से लाल, एन से नेहरू, याद रखिएगा। यानी बाप बेटा दोनों बोले हैं। बाबूजी देखिए क्या बोले हैं, बाबूजी बोले हैं कि गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए, उसके आधार पे होगा। अब उसका बेटा जो जवाहरलाल नेहरू है, ये क्या बोला कि नहीं, इलेक्शन करवा के कर लीजिए, वयस्क मताधिकार पे युवा लोग सब वोट डालेगा। फिर आगे देखिए, संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा हो, एकदम खुला विचार है इसका, कि कोई और झोल नहीं, भारत का जनता तय करेगा कि संविधान जो है किस प्रकार से होगा निर्माण, ठीक ना। तो ये विचार खुला विचार है ना, उदारवादी विचार। ये कौन रखे थे, तो ये रखे थे कांग्रेस पार्टी। वही कांग्रेस पार्टी है जिसका गठन 28 दिसंबर 1885 में हुआ है, ठीक ना। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना विचार रखा, और ये रखा था कब, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, है ना, 1936 ईस्वी में, इसी में रखा था। तो ये रहा आपका एक चैप्टर खत्म पूरा का पूरा, जो कि आपको संविधान के निर्माण से संबंधित था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये एक चैप्टर से जितना क्वेश्चन बनता है हमने करवा दिया। आगे भी जो है आप हमारे वीडियो के लिए इंतजार कीजिए थोड़ा सा, जैसे हमको समय मिलता है फिर वीडियो बनाएंगे। लगभग हर एक सप्ताह आपको 2, 4, 5 वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हमारा स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। रीजनिंग का भी वीडियो आएगा, हिस्ट्री का भी आएगा, ज्योग्राफी का भी आएगा, इकोनॉमिक्स का भी आएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में इस चीज़ को देख सके, समझ सके और हमको भी आगे प्रमोट कर सके। तो धन्यवाद आप सबों का देखने के लिए।